हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। इंडियन पॉलिटी जैसा कि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, इंडियन पॉलिटी जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो हम 10 वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे, जो आपके लिए होगा बिल्कुल निःशुल्क। लेकिन आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको इस निःशुल्क वीडियो के लिए कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आपको उम्मीद दिलाते हैं कि आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्ज़ाम में आए और आपको इस वीडियो से ना मिल जाए। जो हम टोटल 10 वीडियो में कवर करेंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम देखते हैं अपना इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, यानी कि भारत का संविधान पढ़ेंगे। भारत का संविधान क्या होता है, तो भारत को चलाने के लिए, भारत को रेगुलेट करने के लिए, भारत की जो पावर है, भारत की जो सत्ता है, उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहा गया है। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, देखिए, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया भारत के संविधान यानी भारत की सत्ता को। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनका कार्य क्या है। तो देखिए, जो हमारी विधायिका है यानी कि जो लेजिस्लेचर है, ये विधि यानी कानून को बनाने का कार्य करती है। टू मेक्स लॉ यानी कि लॉ, कानून को बनाने का निर्माण जो करता है वो लेजिस्लेचर करता है। वहीं पे जो एग्जीक्यूटिव होता है यानी कि कार्यपालिका होता है, ये जो कानून आपके लेजिस्लेचर द्वारा बनाया जाता है उन्हें लागू कराने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। यानी टू अप्लाई लॉ यानी कि विधियों को लागू करने का कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। अगर बात आती है जुडिशरी यानी न्यायपालिका क्या करती है, तो जो न्यायपालिका है वो विधियों से जो संबंधित विवाद होते हैं उसको निपटारा करने का कार्य करती है। जितने भी कानून, नियम कानून के जो खिलाफ जाते हैं या जो कोर्ट में आपने सुना होगा जो नियम का उल्लंघन करते हैं, उन सबको निपटारा करने का काम जुडिशरी करती है। और लिखित कानून की व्याख्या भी जुडिशरी द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेचर द्वारा कानून बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव द्वारा कानून लागू किया जाता है, जुडिशरी द्वारा उनसे संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है। अब ये जो आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ये 3 लेवल पर कार्य करती है। एक सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्र के स्तर पर, दूसरा स्टेट लेवल यानी राज्य स्तर पर, और तीसरा लोकल गवर्नेंस यानी स्थानीय स्वशासन स्तर पर। तो आपका जो सेंट्रल लेवल है, इसमें आप देखेंगे पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट, 3 भाग लेते हैं। सेंट्रल लेवल पे कौन कौन, पार्लियामेंट, यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट के अंतर्गत भी 3 पार्ट आते हैं, एक प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट के अंतर्गत 3 लोग कार्य करते हैं, कौन कौन, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, फिर यूनियन गवर्नमेंट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और जो आपका स्टेट है यानी कि राज्य की जो शक्तियां हैं उसे 3 के द्वारा संचालित किया जाता है। एक स्टेट लेजिस्लेचर जिसे आप विधानमंडल कहते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट। इसमें देखिए, जो लेजिस्लेचर का कार्य स्टेट में कर रहा है वो स्टेट लेजिस्लेचर कर रहा है। ठीक है, फिर और जो कोर्ट यहाँ केंद्र में कर रहा है वो पार्लियामेंट कर रहा है, और जो आपका एग्जीक्यूटिव का कार्य है वो केंद्र में यूनियन गवर्नमेंट कर रहा है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है, और जुडिशरी का कार्य जो है वो केंद्र में सुप्रीम कोर्ट कर रहा है और स्टेट में हाई कोर्ट कर रहा है। इसी तरह से आपका लोकल गवर्नेंस होता है यानी कि स्थानीय स्वशासन होता है, जो आपका बहुत बेसिक नीड्स यानी जो गाँव और जो कस्बे के एरिया हैं उसमें पाया जाता है। जैसे पंचायतें जो अभी विकसित होते, विकासशील, जो आपके विकासशील एरिया हैं, जो ग्राम डेवलप हो रहे हैं शहर के रूप में, उसमें जो कार्य करता है उसे स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसमें देखिए पंचायत होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ होती है। ठीक है, पंचायत और इसमें जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, और जो इसमें जुडिशरी का कार्य करती है वो सब ऑर्डिनेंट कोर्ट्स करता है, यानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा किया जाता है। ठीक है,
इतना समझ में आया। भारत के संविधान की जो सत्ता है, जो पावर है, वो 3 भागों में बांटा गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर द्वारा कानून बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव द्वारा कानून लागू कराया जाता है और जुडिशरी द्वारा कानून को सुरक्षित किया जाता है, यानी कानून की रक्षा किया जाता है। ये तीनों 3 लेवल पर कार्य करते हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल गवर्नेंस लेवल यानी लोकल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे भी इसको निभाने के लिए 3 पार्ट हैं। लेजिस्लेचर का कार्य पार्लियामेंट करेगा, एग्जीक्यूटिव का कार्य यूनियन गवर्नमेंट करेगा और जुडिशरी का कार्य सुप्रीम कोर्ट करेगा। पार्लियामेंट को भी 3 भागों में बांटा गया, एक प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसको आगे विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत कौन कौन आता है, यह सब भी हम पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटिव होगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर आपका आता है स्टेट, यानी राज्य में भी इसको 3 लेवल पे लागू कराया जाता है। एक स्टेट लेजिस्लेचर जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधानमंडल कार्य करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव का कार्य स्टेट गवर्नमेंट करती है और जुडिशरी का कार्य हाई कोर्ट करती है। लोकल गवर्नमेंट ये भी अपने स्तर पे कार्य करती है, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ के थ्रू और सब ऑर्डिनेंस कोर्ट के थ्रू। फिर देखिए आपको बताते हैं कि आपको पता है कि 1600 ईस्वी में भारत पे जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? तो लंदन यानी ब्रिटिश से आई थी, इसी को लंदन कहा जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इसने अपना मोनोपोली भारत पे कर लिया। मोनोपोली क्या, यानी कि एकाधिकार, यानी कि अपने सिवा किसी और को व्यापार करने का अधिकार नहीं दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ एक्ट पारित किए, कुछ नियम बनाए जिसके तहत इसने भारत पे पूरी तरह से मोनोपोली कर ली, पूरी तरह से अधिकार कर लिया। यह कैसे समाप्त हुआ, कैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो आपको पता है कि भारत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये 2 तरह से भारत पे रूल की। एक पहले कंपनी रूल किया, फिर 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद क्राउन रूल चला। कंपनी रूल यानी कि कंपनी के अधीन शासन और क्राउन रूल यानी कि राजा यानी रानी, राजा व रानी के अधीन शासन। कंपनी रूल आपका चला 1773 से 1857 तक, ये आपका कंपनी रूल चला। जब कंपनी रूल भारत में चल रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ एक्ट बनाए, ठीक है, जिसे कंपनी एक्ट कहा जाता है। इसका जो एक्ट बनाया उसमें पहला एक्ट था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक्ट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। या इसने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल का व्यापारिक अधिकार पारित हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना मोनोपोली स्थापित करना चाहती थी, एक का अधिकार चाहती थी, तो यह इसको जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्राप्त हुआ इसका मोनोपोली। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 3 हेडक्वार्टर बनाए, एक कलकत्ता, एक मद्रास, एक बॉम्बे। इन्हीं तीनों को प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रेसिडेंसी नाम दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। फिर देखिए इसमें जनरल ऑफ बंगाल बने। जो जनरल ऑफ बंगाल थे वो पहले थे रॉबर्ट क्लाइव। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वो रॉबर्ट क्लाइव थे। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि पहले गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो वारेन हेस्टिंग थे। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो रॉबर्ट क्लाइव थे। अगर पूछा जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वारेन हेस्टिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इसी के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किस सन में की गई? तो 1774 में की गई। इस जो प्रथम सीजे यानी कि चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? तो लॉर्ड एलिजा इम्पे। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे? तो लॉर्ड एलिजा इम्पे थे, ठीक है। फिर आता है 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी संशोधनात्मक अधिनियम आता है। फिर आपका आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो 1774 में आता है और इसके तहत कंपनी से व्यापार और प्रशासन को पृथक कर दिया गया, ठीक है। फिर
ईस्ट इंडिया को संभालने के लिए 3 लोग हुआ करते थे, गवर्नर होते थे, डिप्टी गवर्नर होते थे और 24 मेंबर होते थे जिन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था, जिसे निदेशक मंडल कहा जाता था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी को संभालने का कार्य करते थे। लेकिन जब आपका 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया तो इसमें कुछ नए कानून बने और उसमें शक्तियों को बांट दिया गया, जिसमें जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उन्हें कंपनी के व्यापार की देखरेख सौंपी गई, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो व्यापार की देखरेख करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जिसमें लंदन से 6 मेंबर आए, इन 6 मेंबर को मिलाकर कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये कंपनी का प्रशासन चलाते थे। 1773 में जो एकाधिकार 20 सालों के लिए मिला था वो ख़त्म हो गया और उसी को रिन्यू करने के लिए अब देखिए 1773 में एकाधिकार बना था 20 साल के लिए, ठीक है। 20 साल ख़त्म हो गए 1793 में जब वो 20 साल कंप्लीट हो गए तो उसी मोनोपोली को रिन्यू करने के लिए एक एक्ट आया जिसे कहा गया 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट जब आया तो इसके तहत भी कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए गए। सबसे पहला जो किया गया ये रिन्यू करने के लिए मोनोपोली को आया था, तो सबसे पहला कार्य वही किया गया, जो ख़त्म हो गया था मोनोपोली उसे रिन्यू किया गया। 1793 में दूसरी बार रिन्यू किया गया, ठीक है। फिर इसमें सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी थी इसके पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी जाती थी, लेकिन जब 1793 का एक्ट आया तो ये भारत के रेवेन्यू से ही उनकी सैलरी दी जाने लगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर कौन थे? जो लंदन से 6 मेंबर आए थे जो कंपनी का प्रशासन चलाते थे, उन्हें बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। तो उनकी जो सैलरी है वो भारत के रेवेन्यू से दिया जाने लगा। फिर 21 अप्रैल 1793 में 3 चीज़ों की स्थापना हुई, सिविल सर्विस, रेवेन्यू पुलिस और रेवेन्यू बोर्ड। 3 चीज़ों की स्थापना हुई। आपसे पूछा जाएगा कि सिविल सर्विस की स्थापना कब हुई, तो 1793 में ईस्वी में हुई थी, ठीक है। फिर 20 साल पूरे हो गए। फिर उसी 20 साल बाद 1813 में चार्टर एक्ट आया। इसने भी अपने 3 कार्य किए। एक ईसाई पहले सबसे तो सबने जितने भी चार्टर एक्ट आए 20 साल बाद उसने मोनोपोली को एक्सटेंड किया, उन्हें बढ़ाया एकाधिकार को। और इसके अलावा भी इसने 3 कार्य किए। 1813 के चार्टर एक्ट ने एक ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, यानी कि जो ईसाई पादरी थे उनका भारत में आगमन हुआ। भारतीय शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख पर ईयर दिया जाने लगा, यानी भारतीय शिक्षा पर 1 लाख खर्च किया जाने लगा हर साल। और ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी गई, केवल 2 चीज़ों को छोड़कर, एक चाय का व्यापार, एक चाइना के साथ व्यापार। 2 चीज़ों को छोड़कर ट्रेड मोनोपोली जो थी वो ख़त्म कर दी गई। जो एकाधिकार था उसे ख़त्म कर दिया गया 1813 चार्टर एक्ट के तहत। आज से पूछा जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया किन 2 चीज़ों को छोड़कर, तो एक चाय का व्यापार और एक चाइना के साथ व्यापार, ठीक। फिर आता है 20 साल बाद 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें जो है ट्रेड मोनोपोली यानी कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। जिसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। जो पद था, जो अधिकार था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दिया गया। यहाँ से पूछा जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और इसमें कंपनी का एकाधिकार पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। फिर आता है 1873 का चार्टर एक्ट। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए, जैसे प्रशासनिक एवं विधायी कार्य अलग हो गए। कानून बनाने के लिए अखिल भारतीय विधान परिषद बना जिसमें 12 मेंबर शामिल किए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के 24 मेंबर की संख्या घटकर 18 रह गई। पहले कितने थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में? 24 थे, उन्हें घटाकर 18 कर दिया गया। और जो आपका यहाँ पे आपने देखा था 1793 ईस्वी में सिविल सर्विस की स्थापना हुई थी। यहाँ पे आपने देखा था सिविल सर्विस की स्थापना, ये पहले ओरली होता था, इसको रिटर्न रूप में लाया गया 1853 में। तो सिविल सर्विस को रिटर्न एग्ज़ाम कब स्टार्ट किया गया सिविल सर्विस के लिए, तो 1853 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। फिर 1853 के बाद आपका 1857 की क्रांति हो जाती है जो पूरी तरह से विफल रहती है। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति कैसी रही, तो 1857 की क्रांति विफल रही, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कार्य भी हुए, जैसे मुगल साम्राज्य का खात्मा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के बजाय महारानी का शासन लागू हो गया, यानी अब यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट होता है। जो कंपनी का शासन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया और क्राउन रूल स्टार्ट होता है। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 प्रश्न
देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है जनरल ऑफ बंगाल पहले कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग थे। प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे, तो लॉर्ड एलिजा एम्पे थे। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। प्रथम जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वारन हेस्टिंग थे, और जो प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है जो आपको इस नाम से शो करेगा, हाई फाई स्टडी के नाम से। यहाँ पर आपको जाना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। इसमें और सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसे आपको देखना है। इसके पहले मैंने आपको विलोम शब्द जो है वो करवाया है, और इसमें मैंने आपको जो है वो देखिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे प्लेलिस्ट है, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ईवीएस की क्लास मिल जाएगी। ईवीएस की क्लास में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विद थ्योरी समझाई हुई है, इसे आप ज़रूर ओपन करें और यहाँ पर आप ईवीएस की क्लास को देखें। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका। फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने कंपनी के शासन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे क्राउन के अधीन शासन, यानी कि जो महारानी विक्टोरिया का अधीन शासन था उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्राउन के अधीन शासन में सबसे पहले हम देखेंगे 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कार्य किए गए, जैसे इसी के तहत ही भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश के हाथ में चला गया। जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया, जो भारत पर शासन किया करते थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अनेक एक्ट बनाकर किया जाता था। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद से जो कंपनी का शासन था वो क्राउन के हाथों में चला गया, और पहला जो एक्ट पारित हुआ वो हुआ 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र नाम दिया गया। ठीक है, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन था वो कहाँ पे चला गया, वो ब्रिटिश के हाथों में, यानी डायरेक्ट जो था वो महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राट घोषित कर दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया, और महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। इसी के ही तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 18 मेंबर थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर थे, जो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर थे, 18, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर, इन सबको निलंबित कर दिया गया। ये पद सब मतलब जो पद है इसी को ख़त्म कर दिया गया, और इसके जगह पे एक नया पोस्ट आया, एक न्यू पोस्ट आया, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया, यानी कि राज्य सचिव नाम दिया गया। इसमें इंडियन काउंसिल के 15 मेंबर शामिल हुए, यानी भारतीय परिषद के 15 मेंबर शामिल हुए, और इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। जो पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी उसे भारत के वायसराय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो लॉर्ड स्टैनली फर्स्ट सेक्रेटरी थे इंडिया के। और जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, इसे पब्लिक डोमेन में पढ़ा गया 1858 में। पब्लिक डोमेन यानी सबके सामने पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया। कब पढ़ा गया, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद है, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाने लगा है, वहाँ पे एक मिंटो पार्क है। वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पब्लिकली पढ़ा गया। ठीक है, फिर आता है 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम कहा गया। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट कार्य हुए, जैसे भारत के वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे, इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। किसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में अध्यादेश कौन जारी कर सकता है, तो भारत का जो प्रेसिडेंट है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। ठीक है,
और इसके अंतर्गत जो कार्य किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत, उसमें आईपीसी भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया, यानी इंडियन पीनल कोड, इसको लागू किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारत का विभागीकरण किया गया। विभागीकरण मतलब क्या, जैसे कि अनेक विभाग बनाए गए, जैसे इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय अलग अलग है, तो यह 1862 में ही विभागीकरण किया गया। किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय भारत के वायसरॉय थे, उनके द्वारा किया गया। ठीक है, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस वह कांग्रेस नहीं जो आज के समय में आप जानते हैं, बल्कि कांग्रेस का मतलब उस समय होता था बुद्धिजीवियों का समूह। बुद्धिजीवियों के समूह को कांग्रेस नाम दिया गया। इसके जो अध्यक्ष, इसके जो फाउंडर थे वो ओ.यू. हुम थे, और इसके प्रथम प्रेसिडेंट यानी प्रथम जो अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे। इसका सेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में किया गया था। इसमें कुल 72 मेंबर शामिल थे। A.O. हुम इसके अध्यक्ष थे। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके फाउंडर A.O. हुम थे, यानी कि संस्थापक A.O. हुम थे। अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। पहला सेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में किया गया था। इसमें कुल 72 मेंबर शामिल थे। कितने मेंबर शामिल थे, तो 72 मेंबर शामिल थे। इन 72 मेंबर के द्वारा, यानी इन 72 मेंबर्स के द्वारा 9 प्रस्ताव रखे गए थे। ठीक है, और इन जो 9 प्रस्ताव थे, इसी को ध्यान में रखकर अगला एक्ट बना, जिसे आप 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट नाम दिया गया। 1992 का इंडियन काउंसिल एक्ट, यानी 1992 का भारतीय परिषद अधिनियम। ये किसको ध्यान में रखकर बनाया गया, तो जो 72 मेंबर के द्वारा 9 प्रस्ताव रखे गए थे, इनको ध्यान में रखकर बनाया गया। इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो इस प्रकार से हैं। 1892 में भारत में पहली बार निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, यानी कि निर्वाचन जो वोट डालने का सिस्टम होता वो अपनाया गया, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं था। इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रणाली अपनाई गई थी 1892 में प्रथम बार, और प्रथम बार ही भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। इसके पहले भारतीय बजट की बहस में शामिल नहीं हो सकते थे, और 1892 में ही भारतीयों को शामिल होने का अधिकार प्राप्त हुआ। 1899 से 1905 तक जो लॉर्ड कर्जन थे, जो भारत के वायसरॉय थे, लॉर्ड कर्जन थे। 1899 से 1905 तक भारत के वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और 1905 में इन्हीं लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया, भारत से बंगाल को अलग किया गया। 1905 में क्या हुआ, भारत बंगाल का विभाजन हुआ। किसके द्वारा हुआ, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना, यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। किसके द्वारा हुई, आगा खां के द्वारा। किसके द्वारा, आगा खां के द्वारा। कहाँ पर हुई, ढाका में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के द्वारा ढाका में हुआ। यह किसके प्रयासों से सफल रहा, तो यह सलीम उल्लाह खां के प्रयासों से सफल रहा। क्या, जो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना है, इसका जो प्रयास था वो सलीम उल्लाह खां का था, जो उस समय बंगाल के नवाब थे। इन्हीं के प्रयासों से ये मुस्लिम लीग की स्थापना सफल हुई। आगा खां ने और ढाका में करवाया। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था हिंदू मुस्लिम में फूट डालना था। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, तो हिंदू मुस्लिम में फूट डालना था, जो पूरी तरह से सफल भी हुआ। इन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डालने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। उसके बाद आता है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया। 1909 का जो भारत अधिनियम था, इसे दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम दिया गया। या 2 लोगों के नाम पर पड़ा। एक थे मार्ले जो राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वो वायसराय थे। इन्हीं के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा। मार्ले कौन थे, तो राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वो उस समय प्रेजेंट टाइम के वायसराय थे। ठीक है, इन्होंने इस एक्ट के तहत 2 इम्पॉर्टेंट कार्य हुए। एक हुए, भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया, और अखिल भारतीय विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या थी वो 69 रह गई। ठीक,
फिर आता है 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉन्टे चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम एक्ट 1919। आपसे यह भी पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या है, तो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट को ही मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, और 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया। जिस तरह से मॉर्ले और मिंटो के नाम पर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पड़ा, उसी तरह मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड ये दो अधिकारी थे, इन्हीं के नाम पर ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पड़ा। मॉन्टेग्यू ये राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे वो उस समय के वायसरॉय थे। मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसरॉय थे। इन्होंने भी इस अधिनियम में भी कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए, जैसे 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, स्थानीय सुशासन को प्रोत्साहित किया गया। कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे नगर निगम की स्थापना की गई। केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक यानी राज्य परिषद और विधान परिषद में बांटा गया। ठीक है, फिर आपका आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यही अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, यानी कि भारतीय संविधान की नींव यहीं से पड़ी 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से। इसको पढ़ने के बाद हम सीधे भारत का संविधान पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, 1835 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, यही अधिनियम भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। जो भारतीय संविधान है उसका 70% इसी अधिनियम से लिया गया है। जैसे कि इस अधिनियम में 10 शेड्यूल हैं, 14 पार्ट्स हैं और 321 आर्टिकल थे इस अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में। यहीं से आपका भारतीय संविधान में कुछ शेड्यूल, पार्ट्स और आर्टिकल्स लिए गए हैं, और 70% जो है इसी अधिनियम से भारत के संविधान में लिया गया है। इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। भारत को अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, 6 ब्रिटिश कमिश्नरी थे और प्रिंसली स्टेट शामिल थे। अखिल भारतीय संघ में कौन कौन शामिल था, तो 11 ब्रिटिश प्रोविंस थे, 6 ब्रिटिश कमिश्नरी थे और प्रिंसली स्टेट शामिल थे। दूसरा, शक्तियों का बंटवारा संविधान की सूचियों के तहत किया गया। संविधान की 3 सूचियाँ बनाई गई, जिसे यूनियन लिस्ट, प्रोविंसली लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची कहा गया। इनके अंतर्गत कुछ सब्जेक्ट भी रखे गए, जैसे यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची के अंतर्गत 59 सब्जेक्ट, और प्रोविंसली लिस्ट के अंतर्गत 54 सब्जेक्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के अंतर्गत 63 सब्जेक्ट रखे गए। इसी के अनुसार नियम और कानून बनाए गए। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1935 के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया और 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय बना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली कब ले जाया गया, तो 1937 में। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ले गया, और दिल्ली में संघीय न्यायालय कब बना, तो 1937 में। 1937 में एक और इम्पॉर्टेंट कार्य हुआ, जिसे बर्मा यानी म्यांमार कहा जाता है, उसे भारत से अलग कर दिया गया। भारत और बर्मा अलग कब हुए, तो 1937 में। 1937 में भारत और बर्मा पुराना नाम है म्यांमार का, ये भारत से अलग हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है, उसमें कौन से आर्टिकल हैं, कितने पार्ट हैं, सब कुछ हम देखेंगे। इसके पहले के एक वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। इस संपूर्ण पॉलिटी को हम टोटल 10 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2-3 वीडियो पढ़ा है, और मैंने आपसे एज फॉर कम्प्लीमेंट ये कहा है कि 10 वीडियो में हम संपूर्ण पॉलिटी पढ़ लेंगे, वो क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में रिलेवेंट हों। सारे नहीं, एक विस्तृत से नहीं, केवल वो क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे आज का मोटिवेशन कोड, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटी का क्लास। मोटिवेशन कोड है, उम्मीदों की साख पर ही खिलता है फूल जीवन का, सफलता उनके ही चूमे कदम जो ना छोड़े दामन आस का। मतलब
अगर आपने उम्मीद रखी हुई है, आपको उम्मीद है कि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएँगे, तभी ही आप सफल होंगे। अगर आपने थोड़ी-सी ठोकर खाकर या किसी एक एग्ज़ाम में फ़ेल होकर अपनी उम्मीद तोड़ दी है, आपने ये सोच लिया है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बार-बार ठोकरें खा रहे हैं, बार-बार असफल हो रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें अभी भी ज़िंदा हैं, तो आप जीवन में ज़रूर कुछ न कुछ तो कर ही ले जाएँगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं अपना इंडियन पॉलिटी का ये क्लास। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, संविधान का अर्थ क्या है? तो देखिए, लिखित नियम और कानून जिससे देश चलता है, यानी कि देश को चलाने के लिए जो लिखित नियम और कानून बनाए गए हैं, उसे ही भारत का संविधान कहा जाता है। संविधान में वह सारे नियम और कानून लिखे गए हैं जिससे कि देश चलता है, ठीक है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है, ठीक है? अब हमारे संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान तो वैसे आप लोगों ने कईयों बार पढ़ा होगा और आपको याद नहीं हुआ होगा। हमें पूरा संविधान नहीं पढ़ना है। आप उसके इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमारे एग्ज़ाम में रिलेवेंट होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं बस उन्हें ही पढ़ाऊँगी और आपको उन्हें ही पढ़ना है। जैसा कि देखिए, संविधान की आत्मा, संविधान की पहले देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो प्रस्तावना को आपने कई बार पढ़ा होगा, समझा होगा, याद किया होगा, रटने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको यहाँ पे रटना नहीं है। प्रस्तावना के जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, वही आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं और इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया था। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया, ठीक है? इसका अर्थ होता है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही प्रस्तावना कहलाता है, ठीक है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरिटी और इंटीग्रिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 5-5 करके याद करेंगे। पहला 5 हम याद करेंगे। सो एस डी आर, ये ट्रिक है। सो एस डी आर, ये याद करने का ट्रिक है। सो यानी सोवेरेन, सो यानी सोसाइटी, यस सर्कुलर, डी डेमोक्रेटिक, आर रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न। सोवरेन। सोशलिस्ट यानी समाजवादी। समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक एवं आर्थिक शोषण नहीं होगा। भारत में रह रहे लोगों का कभी भी सामाजिक और आर्थिक क्या होगा, शोषण नहीं होगा। इसी को सोशलिस्ट यानी समाजवादी कहा जाता है। आप इसको समाजवादी पार्टी से मत जोड़कर देखिएगा। इसका अर्थ है कि किसी के साथ आर्थिक और सामाजिक शोषण नहीं होगा। फिर है सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप हिंदू हैं तो आपको इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, आप मुस्लिम हैं तो आपको फला हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबके लिए समान नियम होगा, यानी कि सेकुलर कंट्री होगी इंडिया। फिर है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक होगा। डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, लोगों के द्वारा तंत्र चलेगा, ठीक है। फिर है रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी गणतंत्र। गणतंत्र मतलब होगा इसका एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा, ठीक है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन चारों का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए, रिपब्लिक जो वर्ड है ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। रिपब्लिक वर्ड कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद हम 5 और वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं। इसको आप याद करेंगे जलेफी, जलेबी नहीं, जलेफी। जलेफी ये ट्रिक है याद करने का, जलेफी। तो जा से जस्टिस, ला से लिबर्टी, ई से इक्वलिटी, एफ से फेडरनिटी, आई से इंटीग्रिटी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। जस्टिस मतलब न्याय, यानी कि सबके साथ समान न्याय होगा। लिबर्टी, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इक्वलिटी यानी सब सामान्य होंगे, समानता का अधिकार मिलेगा। सब एक साथ उठेंगे बैठेंगे। पहले आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में छूत अछूत बहुत ज़्यादा होता था। शूद्र लोग जनरल लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, तो वो असामान्यता को ख़त्म करने के लिए हमारे प्रेम्बल में लिखा गया इक्वलिटी, यानी सब समान होंगे। बंधुता यानी कि
फेडर्निटी, फिर है अखंडता। ठीक है, ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। सोवेरेन, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरिटी और इंटीग्रिटी। अब इससे जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो न्याय वर्ड है यानी कि जो जस्टिस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, तो आपको बता दें कि सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी यानी कि सामाजिक, सॉरी एक मिनट, सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सर्कुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, ये जो 3 वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, ये पहले प्रियम्बल में 3 वर्ड नहीं थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड प्रियम्बल में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 42वां संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। फिर इससे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से वर्ड जोड़े गए, तो वही हैं सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए। ठीक है, फिर देखिए रिपब्लिक और जस्टिस, ये जो 2 वर्ड हैं रिपब्लिक और रुकिए एक मिनट, रिपब्लिक वर्ड ये फ्रांस से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडर्निटी ये 1789 के फ्रांस रेवोल्यूशन से इनको मतलब अडॉप्ट किया गया है। जब 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था तब वहाँ पे 3 नए वर्ड बन के आए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडर्निटी, वहीं से ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया है। तो उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे उसमें जो मतलब हमारे लायक वर्ड थे, जो हमें उचित लगे, जो हमारे संविधानकर्ताओं को उचित लगे, उन्होंने ऐड किया है। तो वो वर्ड कौन से कहाँ से ऐड किए इसको भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे प्रियम्बल में जो वर्ड ऐड किए गए उनको आप देख लीजिए। न्याय वर्ड जो है, जस्टिस वर्ड है, ये 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में यानी 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से जस्टिस वर्ड लिया गया। वहीं पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडर्निटी वर्ड 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। ठीक है, जस्टिस का मतलब है यानी कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों ही बेस पर, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक तीनों ही बेस पर आपके साथ न्याय होगा। ये हमारे प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, आपको समझ में आया इतना? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम पढ़ेंगे जब हमारा प्रियम्बल बन जाता है, हमारा प्रियम्बल बन के तैयार हो गया। इसके पहले हमने आपको इसका बेस बताया कि प्रियम्बल बनने की संकल्पना कहाँ से आई, प्रियम्बल बनना कैसे स्टार्ट हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ से लिया गया, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखिए भारत के संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी और अब इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। पहले कितनी थी? 8। तो पहले आप देखिए अनुसूचियाँ क्या होती हैं, शेड्यूल क्या है। तो संविधान की वो तालिका जिनका उल्लेख अनुच्छेद में नहीं किया गया है, यानी आपको पता है कि हमारे संविधान में अनेक आर्टिकल्स हैं, तो उन जिन जो शब्दों का उल्लेख हमारे आर्टिकल्स में नहीं किया गया है उन्हीं को हम शेड्यूल के अंतर्गत रखते हैं। पहले शेड्यूल कितने थे? 8, अब कितने हैं? 12। तो हम देखेंगे कौन से शेड्यूल में किसकी बात की गई है। शेड्यूल नंबर 1 में आपको संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र बताया गया है। शेड्यूल 1 में क्या है? संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र। तो आपको संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र किसमें देखने को मिलता है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में आपको दिया भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक है, जब राज्य बन गया, संघ शासित प्रदेश बन गया, तो अधिकारियों के वेतन की बात हुई। अधिकारियों के वेतन और पेंशन। अधिकारी कौन से? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज हो गए, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हो गए, स्पीकर्स हो गए, कंट्रोलर जनरल हो गए, सीएजी हो गए, एसजी हो गए, इन सबके वेतन भत्ते की बात किसमें की गई है? तो शेड्यूल नंबर 2 में किया गया है। शेड्यूल 2 में इन सबके वेतन भत्ते की बात की गई है। शेड्यूल 3 में शपथ, यही जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं इन्हीं के शपथ की बात शेड्यूल 3 में किया गया है। पहले वेतन भत्ता, फिर शपथ। पहले शेड्यूल 1 में संघ शासित
और राज्यों के नाम एवं उनका आधिकारिक क्षेत्र है। फिर शेड्यूल 2 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन है। शेड्यूल 3 में शपथ है, इन्हीं विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है। फिर आता है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में आपको विभिन्न राज्यों के राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन, यानी राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है वो शेड्यूल 4 में किया गया है। ठीक है। शेड्यूल 5 में ST SC के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का विशेष प्रावधान किया गया है शेड्यूल 5 में। शेड्यूल 6 में 4 पूर्वोत्तर राज्य जिनको विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनकी चर्चा की गई है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 6 में किसका चर्चा किया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषाधिकार की चर्चा की गई है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि कौन सी शक्ति राज्य के पास रहेगी, कौन सा पावर संघ के पास यानी केंद्र के पास रहेगी, उसका जो है सेवन में किया गया। देखिए संघ सेवन यहाँ से आप याद कर सकते हैं। 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियाँ, संघ, राज्य, शक्तियाँ, 7 ऐसे याद कर सकते हैं आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो। अगर आपको याद हो जाए तो शक्तियाँ और 7, राज्यों और शक्तियों के बीच का राज्यों और संघ के बीच की शक्तियों का बंटवारा शेड्यूल 7 में किया गया है। फिर आता है शेड्यूल, आप देख लीजिए इनके शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, तो संविधान की अनुसूचियों के तहत किया गया है। तो ये 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इनकी शक्तियों का जो बंटवारा है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि संघ सूची क्या है, तो संघ सूची वह सूची है जिस पर केंद्र का शासन होता है, केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है। केंद्र के द्वारा कानून यानी संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो उन सभी विषयों को हम संघ सूची में रखते हैं। इसमें विषय कितने हैं, तो 97 विषय हैं, 97 विषय संघ सूची में देखने को मिलते हैं। और संघ सूची पे कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा। फिर आता है राज्य सूची। राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। इसमें जो पहले सब्जेक्ट थे वो 66 थे, लेकिन अब 61 हो गए हैं। पहले सब्जेक्ट राज्य सूची में कितने थे, 66, अब कितने हो गए हैं, 61। फिर तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संसद और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है वो कानून बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी कानून पे विवाद हो जाता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है। ठीक है, और कानून दोनों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें पहले जो सब्जेक्ट थे वो 47 सब्जेक्ट थे, यानी 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 हो गए। देखिए मैंने आपको बताया राज्य सूची में 66 थे, अब 61 हो गए, और समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हो गए। जो राज्य सूची में 5 सब्जेक्ट कम हुए हैं, जो 66 थे अब 61 हो गए हैं, 5 सब्जेक्ट कम हुए ना, यही 5 सब्जेक्ट यहाँ ऐड हो गए हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ये 47 थे, अब 52 हो गए। और किसके तहत ये 5 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यह ऐड हुए हैं। 42 जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, तो इसी के तहत राज्य सूची की 5 जो सब्जेक्ट हैं वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए। फिर आता है शेड्यूल 8, इसमें भाषा है। भाषा पहले कितनी थी, तो 14 थी, अब कितनी है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शेड्यूल 8 में भाषाओं की चर्चा की गई है। पहले भाषा कितनी थी, 14, अब कितनी है, 22 यानी कि 22। वो कौन कौन से हैं, तो असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये पहले 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं पहले से ही थी। बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 6 भाषाएं जोड़ी गई। 6 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 81वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें में 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। 4, 3, 7, 1, 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब टोटल भाषाएं कितनी हैं, 22।
81वें संविधान संशोधन में सिंधी। पहले देखिए आपसे इससे जो पूछ लिया जाएगा वो ये ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, या 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, या 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा से ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोंगरी, संथाली। 21वें में सिंधी और 71वें में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। देखिए एक ट्रिक मैं बताने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि सिंधी भाषा जो है वो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। सिंधी भाषा किससे? 21वें संविधान संशोधन से। देखिए जब आप 21 को, एक मिनट, 21 लिखा है, इसको 2 और 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा ना, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो दूसरा जो जोड़ा गया वो कितने भाषा जोड़ी गई? 3 भाषाएं जोड़ी गई। 3 भाषा कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, 3 भाषा जोड़ी गई। जब आप 21 और 71 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 92। 21 और 71 को ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये हमारे भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? शेड्यूल 8 में। फिर आता है शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में आपका भूमि सुधार के कानून है, भूमि सुधार के लिए कानून बनाए गए हैं। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत बना था शेड्यूल 9। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले शेड्यूल कितने थे? 8 थे। तो इसके बाद जितने भी शेड्यूल ऐड हुए हैं वो किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुए हैं। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा शेड्यूल 9 ऐड हुआ है, जिसमें भूमि सुधार के लिए कानून बनाया गया। फिर 10वां शेड्यूल जो है, शेड्यूल 10, इसमें दल बदल पर निषेध का कानून है। ये 52वां यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड किया गया है। फिर आपका है शेड्यूल नंबर 11। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, यानी 29 सब्जेक्ट हैं। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे। ठीक है, शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं के लिए चर्चा की गई। नगर पालिकाओं के विषय में कानून बने हैं, जिसमें 18 विषय हैं, और ये 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। अब देखिए एक बार में हम इसको देख लेते हैं। शेड्यूल 1 में संघ शासित एवं राज्यों के नाम, शेड्यूल 2 में वेतन भत्ते, शेड्यूल 3 में शपथ, शेड्यूल 4 में राज्यसभा के सदस्यों का संख्या, शेड्यूल 5 में SC ST, शेड्यूल 6 में पूर्वोत्तर राज्य, शेड्यूल 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शेड्यूल 8 में भाषा, शेड्यूल 9 में भूमि सुधार, और शेड्यूल 10 में दल बदल पर कानून, शेड्यूल 11 पर पंचायती राज्य व्यवस्था, और शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं से संबंधित विषय। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं। जो शेड्यूल 12 है, पहले कितने थे? 8, अब कितने हो गए? 12। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2-3 वीडियो पढ़ा है, और मैंने आपसे एज फॉर कम्प्लीमेंट ये कहा है कि 10 वीडियो में हम संपूर्ण पॉलिटी पढ़ लेंगे, वो क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में रिलेवेंट हों। सारे नहीं, एक विस्तृत से नहीं, केवल वो क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे आज का मोटिवेशन कोड, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना पॉलिटी का क्लास। मोटिवेशन कोड है, उम्मीदों की साख पर ही खिलता है फूल जीवन का, सफलता उनके ही चूमे कदम जो ना छोड़े दामन आस का। मतलब अगर आपने उम्मीद रखी हुई है, आपको उम्मीद है कि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे, तभी ही आप सफल होंगे। अगर आपने थोड़ी सी ठोकर खाकर या किसी एक एग्ज़ाम में फेल होकर अपनी उम्मीद तोड़ दी है, आपने ये सोच लिया है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो आप जीवन में सफल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप बार बार ठोकरें खा रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें अभी भी जिंदी हैं, तो आप जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना इंडियन पॉलिटी का ये क्लास। आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। भारत का संविधान क्या है? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, संविधान का अर्थ क्या है। तो देखिए, लिखित नियम और कानून जिससे देश चलता है, यानी कि देश को चलाने के लिए जो लिखित
नियम और कानून बनाए गए हैं उसे ही भारत का संविधान कहा जाता है। संविधान में वह सारे नियम और कानून लिखे गए हैं जिससे कि देश चलता है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो विश्व में सबसे बड़ा संविधान ब्रिटेन का है, लेकिन सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो भारत का है। ठीक है, अब हमारे संविधान में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनको हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द इंपॉर्टेंट है। देखिए, संविधान तो वैसे आप लोगों ने कईयों बार पढ़ा होगा और आपको याद नहीं हुआ होगा। हमें पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, आप उसके इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमारे एग्ज़ाम में रिलेवेंट होते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं बस उन्हें ही पढ़ाऊँगी और आपको उन्हें ही पढ़ना है। जैसा कि देखिए, संविधान की आत्मा, संविधान की पहले देखिए प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना को आपने कई बार पढ़ा होगा, समझा होगा, याद किया होगा, रटने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको यहाँ पे रटना नहीं है। प्रस्तावना के जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं वही आपको यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले देखिए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं और इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया था। यह बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रस्तावना किसके द्वारा पेश किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना पेश किया गया। ठीक है, इसका अर्थ होता है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन ही प्रस्तावना कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरिटी और इंटीग्रिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम 5-5 करके याद करेंगे। पहला 5 हम याद करेंगे। SOSDR, ये ट्रिक है। SOSDR, ये याद करने का ट्रिक है। सो यानी सोवेरेन, सो यानी सोसाइटी, यस सर्कुलर, डी डेमोक्रेटिक, आर रिपब्लिक। सोवरेन का मतलब होता है प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, समाजवादी का मतलब होता है सामाजिक एवं आर्थिक शोषण नहीं होगा। भारत में रह रहे लोगों का कभी भी सामाजिक और आर्थिक क्या होगा, शोषण नहीं होगा। इसी को सोशलिस्ट यानी समाजवादी कहा जाता है। आप इसको समाजवादी पार्टी से मत जोड़कर देखिएगा, इसका अर्थ है कि किसी के साथ आर्थिक और सामाजिक शोषण नहीं होगा। फिर है सेकुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप हिंदू हैं तो आपको इस स्कूल में एडमिशन मिलेगा, आप मुस्लिम हैं तो आपको फला हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबके लिए समान नियम होगा, यानी कि सेकुलर कंट्री होगी इंडिया। फिर है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, लोगों के द्वारा तंत्र चलेगा। ठीक है, फिर है रिपब्लिक यानी गणतंत्र मतलब होगा इसका एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्टेड होगा। ठीक है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इन चारों का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए, रिपब्लिक जो वर्ड है ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, रिपब्लिक वर्ड कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद हम 5 और वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं। इसको आप याद करेंगे जलेफी, जलेबी नहीं, जलेफी। जलेफी ये ट्रिक है याद करने का, जलेफी। तो जा से जस्टिस, ला से लिबर्टी, ई से इक्वलिटी, एफ से फेडरनिटी, आई से इंटीग्रिटी, यानी कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और अखंडता। जस्टिस मतलब न्याय, यानी कि सबके साथ समान न्याय होगा। लिबर्टी, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होगा। इक्वलिटी यानी सब सामान्य होंगे, समानता का अधिकार मिलेगा, सब एक साथ उठेंगे बैठेंगे। पहले आपको पता होगा कि पहले के ज़माने में छूत अछूत बहुत ज़्यादा होता था, शूद्र लोग जनरल लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, तो वो असामान्यता को ख़त्म करने के लिए हमारे प्रियम्बल में लिखा गया इक्वलिटी यानी सब समान होंगे। बंधुता यानी कि फेडरनिटी, फिर है अखंडता। ठीक है, ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट वर्ड हमारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेडरिटी और इंटीग्रिटी। अब इससे जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो न्याय वर्ड है यानी कि जो जस्टिस वर्ड है वो कहाँ से लिया गया, तो आपको बता दें कि सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी यानी कि सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी, ये जो 3 वर्ड हैं, सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी, सर्कुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष और इंटीग्रिटी यानी कि
अखंडता। ये जो 3 वर्ड है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया है हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, ये पहले प्रियम्बल में 3 वर्ड नहीं थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड प्रियम्बल में नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 42वां संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। फिर इससे पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में कौन से वर्ड जोड़े गए, तो वही हैं सोशलिस्ट, सर्कुलर और इंटीग्रिटी, ये जोड़े गए। ठीक है, फिर देखिए रिपब्लिक और जस्टिस, ये जो 2 वर्ड हैं रिपब्लिक और रुकिए एक मिनट, रिपब्लिक वर्ड ये फ्रांस से लिया गया है। लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडरनिटी ये 1789 के फ्रांस रेवोल्यूशन से इनको मतलब अडॉप्ट किया गया है। जब 1789 में फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था तब वहाँ पे 3 नए वर्ड बन के आए थे, लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडरनिटी। वहीं से ये हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70 देशों के संविधान को पढ़कर बनाया गया है। तो उसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड थे उसमें जो मतलब हमारे लायक वर्ड थे, जो हमें उचित लगे, जो हमारे संविधानकर्ताओं को उचित लगे, उन्होंने ऐड किया है। तो वो वर्ड कौन से कहाँ से ऐड किए इसको भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे प्रियम्बल में जो वर्ड ऐड किए गए उनको आप देख लीजिए। न्याय वर्ड जो है, जस्टिस वर्ड है, ये 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया। रशियन रेवोल्यूशन जब 1917 में यानी 1917 के रशियन रेवोल्यूशन से जस्टिस वर्ड लिया गया। वहीं पे लिबर्टी, इक्वलिटी और फेडरनिटी वर्ड 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया। ठीक है, जस्टिस का मतलब है यानी कि पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों ही बेस पर, यानी कि राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक तीनों ही बेस पर आपके साथ न्याय होगा। ये हमारे प्रियम्बल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। ठीक है, आपको समझ में आया इतना? अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा तथा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, फिर देखिए अब हम पढ़ेंगे जब हमारा प्रियम्बल बन जाता है, हमारा प्रियम्बल बन के तैयार हो गया। इसके पहले हमने आपको इसका बेस बताया कि प्रियम्बल बनने की संकल्पना कहाँ से आई, प्रियम्बल बनना कैसे स्टार्ट हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से वर्ड कहाँ कहाँ से लिया गया, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की अनुसूचियाँ। तो देखिए भारत के संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी और अब इन अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। कितनी हो गई है? 12। पहले कितनी थी? 8। तो पहले आप देखिए अनुसूचियाँ क्या होती हैं, शेड्यूल क्या है? तो संविधान की वो तालिका जिनका उल्लेख अनुच्छेद में नहीं किया गया है। यानी आपको पता है कि हमारे संविधान में अनेक आर्टिकल्स हैं, तो उन जो शब्दों का उल्लेख हमारे आर्टिकल्स में नहीं किया गया है उन्हीं को हम शेड्यूल के अंतर्गत रखते हैं। पहले शेड्यूल कितने थे? 8। अब कितने हैं? 12। तो हम देखेंगे कौन से शेड्यूल में किसकी बात की गई है। शेड्यूल नंबर 1 में आपको संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र बताया गया है। शेड्यूल 1 में क्या है? संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र। तो आपको संघ शासित एवं राज्यों के नाम एवं उनका अधिकार क्षेत्र किसमें देखने को मिलता है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 में आपको दिया भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। ठीक है, जब राज्य बन गया, संघ शासित प्रदेश बन गया तो अधिकारियों के वेतन की बात हुई। अधिकारियों के वेतन और पेंशन। अधिकारी कौन से? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज हो गए, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हो गए, स्पीकर्स हो गए, कंट्रोलर जनरल हो गए, सीएजी हो गए, एसजी हो गए, इन सबके वेतन भत्ते की बात किसमें की गई है? तो शेड्यूल नंबर 2 में किया गया है। शेड्यूल 2 में इन सबके वेतन भत्ते की बात की गई है। शेड्यूल 3 में शपथ, यही जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं इन्हीं के शपथ की बात शेड्यूल 3 में किया गया है। पहले वेतन भत्ता फिर शपथ। पहले शेड्यूल 1 में संघ शासित और राज्यों के नाम एवं उनका आधिकारिक क्षेत्र है। फिर शेड्यूल 2 में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन है। शेड्यूल 3 में शपथ है, इन्हीं विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ की चर्चा की गई है। फिर आता है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में आपको विभिन्न राज्यों के राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन यानी राज्यसभा के सीटों का जो आवंटन है वो शेड्यूल 4 में किया गया है। ठीक है, शेड्यूल 5 में ST SC के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी SC ST के क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का विशेष प्रावधान किया गया है शेड्यूल
5 में। शेड्यूल 6 में 4 पूर्वोत्तर राज्य जिनको विशेष प्रावधान प्राप्त हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनकी चर्चा की गई है। शेड्यूल 6 में, शेड्यूल 6 में किसका चर्चा किया गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषाधिकार की चर्चा की गई है शेड्यूल 6 में। शेड्यूल 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि कौन सी शक्ति राज्य के पास रहेगी, कौन सा पावर संघ के पास यानी केंद्र के पास रहेगी, उसका जो है 7 में किया गया। देखिए संघ 7 यहाँ से आप याद कर सकते हैं। 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियाँ, संघ राज्य शक्तियाँ 7 ऐसे याद कर सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो अगर आपको याद हो जाए तो शक्तियाँ और 7 राज्यों और शक्तियों के बीच का राज्यों और संघ के बीच की शक्तियों का बंटवारा शेड्यूल 7 में किया गया है। फिर आता है शेड्यूल, आप देख लीजिए इनके शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है, तो संविधान की अनुसूचियों के तहत किया गया है। तो ये 3 सूचियाँ हैं, एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इनकी शक्तियों को जो बंटवारा है वो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि संघ सूची क्या है, तो संघ सूची वह सूची है जिस पर केंद्र का शासन होता है, केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाता है, केंद्र के द्वारा कानून यानी संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो उन सभी विषयों को हम संघ सूची में रखते हैं। इसमें विषय कितने हैं, तो 97 विषय हैं, 97 विषय संघ सूची में देखने को मिलते हैं। और संघ सूची पे कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, संसद के द्वारा। फिर आता है राज्य सूची। राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिनमें राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है। इसमें जो पहले सब्जेक्ट थे वो 66 थे, लेकिन अब 61 हो गए हैं। पहले सब्जेक्ट राज्य सूची में कितने थे, 66, अब कितने हो गए हैं, 61। फिर तीसरा आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में संसद और राज्य यानी कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा जो है वो कानून बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी कानून पे विवाद हो जाता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होता है, ठीक है, और कानून दोनों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें पहले जो सब्जेक्ट थे वो 47 सब्जेक्ट थे यानी 47 सब्जेक्ट थे, अब 52 हो गए। देखिए मैंने आपको बताया राज्य सूची में 66 थे, अब 61 हो गए, और समवर्ती सूची में 47 थे, अब 52 हो गए। जो राज्य सूची में 5 सब्जेक्ट कम हुए हैं, जो 66 थे अब 61 हो गए हैं, 5 सब्जेक्ट कम हुए ना, यही 5 सब्जेक्ट यहाँ ऐड हो गए हैं समवर्ती सूची में, ठीक है। तो ये 47 थे, अब 52 हो गए। और किसके तहत ये 5 सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत यह ऐड हुए हैं। 42 जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, तो इसी के तहत राज्य सूची की 5 जो सब्जेक्ट हैं वो समवर्ती सूची में शामिल किए गए। फिर आता है शेड्यूल 8, इसमें भाषा है। भाषा पहले कितनी थी, तो 14 थी, अब कितनी है, 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शेड्यूल 8 में भाषाओं की चर्चा की गई है। पहले भाषा कितनी थी, 14, अब कितनी है, 22 यानी कि 22। वो कौन कौन से हैं, तो असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये पहले 14 भाषाएं थी, कौन कौन सी, असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं पहले से ही थी। बाद में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 6 भाषाएं जोड़ी गई। 6 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, तो देखिए 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा जोड़ी गई। 81वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें में 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। 4, 3, 7, 1, 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब टोटल भाषाएं कितनी है, 22। 81वें संविधान संशोधन में सिंधी। पहले देखिए आपसे इससे जो पूछ लिया जाएगा वो ये ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 21वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, या 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, या 92वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा से ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली। 21वें में सिंधी और 71वें में नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। देखिए एक ट्रिक मैं बताने की कोशिश करती हूँ, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि सिंधी भाषा जो है वो 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। सिंधी भाषा किससे, 21वें संविधान संशोधन से। देखिए जब आप 21 को, 1 मिनट, 21 लिखा है, इसको 2 और 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा ना, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो दूसरा जो जोड़ा गया वो कितने भाषा जोड़ी गई, 3 भाषाएं जोड़ी गई।
तीन भाषा कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तीन भाषा जोड़ी गई। जब आप 21 और 71 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 92। 21 और 71 को ऐड करेंगे तो 92 हो जाएगा। तो 92 संविधान संशोधन से 4 भाषाएं जोड़ी गई, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये हमारे भाषा का उल्लेख किसमें किया गया है? शेड्यूल 8 में। फिर आता है शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में आपका भूमि सुधार के कानून है, भूमि सुधार के लिए कानून बनाए गए हैं। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत बना था शेड्यूल 9, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया पहले शेड्यूल कितने थे? 8 थे। तो इसके बाद जितने भी शेड्यूल ऐड हुए हैं वो किसी न किसी संविधान संशोधन द्वारा ऐड हुए हैं। तो पहले संविधान संशोधन द्वारा शेड्यूल 9 ऐड हुआ है, जिसमें भूमि सुधार के लिए कानून बनाया गया है। फिर 10वां शेड्यूल जो है, शेड्यूल 10, इसमें दल बदल पर निषेध का कानून है। ये 52वां यानी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत ऐड किया गया है। फिर आपका है शेड्यूल नंबर 11। इसमें 29 सब्जेक्ट हैं, यानी 29 सब्जेक्ट हैं। इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो नरसिम्हा राव थे, ठीक है। शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं के लिए चर्चा की गई। नगर पालिकाओं के विषय में कानून बने हैं, जिसमें 18 विषय हैं और ये 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। अब देखिए एक बार में हम इसको देख लेते हैं। शेड्यूल 1 में संघ शासित एवं राज्यों के नाम, शेड्यूल 2 में वेतन भत्ते, शेड्यूल 3 में शपथ, शेड्यूल 4 में राज्यसभा के सदस्यों का संख्या, शेड्यूल 5 में SC ST, शेड्यूल 6 में पूर्वोत्तर राज्य, शेड्यूल 7 में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, शेड्यूल 8 में भाषा, शेड्यूल 9 में भूमि सुधार और शेड्यूल 10 में दल बदल पर कानून, शेड्यूल 11 पर पंचायती राज्य व्यवस्था और शेड्यूल 12 में नगर पालिकाओं से संबंधित विषय, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं। जो शेड्यूल 12 है, पहले कितने थे? 8, अब कितने हो गए? 12। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करिएगा, जिससे आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन पॉलिटी का यह हमारा 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने शेड्यूल तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि अनुसूचियों तक पढ़ लिया है। अब हम आगे आर्टिकल्स को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी भाग में। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे संविधान में भाग हैं, तो उन भाग को पढ़ते हुए हम आर्टिकल्स को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट 2, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में संघ एवं उसके अधीन राज्यों की चर्चा हुई है, यूनियन और इट्स स्टेट। भाग 1 में इनकी चर्चा हुई है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक का उल्लेख किया गया है। 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल किसमें है? भाग 1 में। और इसमें चर्चा किसकी हुई है? संघ एवं इसके अधीन राज्यों की चर्चा हुई है। तो आर्टिकल अब हम देखेंगे कि वो 4 आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इसमें क्या क्या बताया गया है। तो आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा। यह कहा गया आर्टिकल 1 में भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट मतलब एक राज्य की बात नहीं कही गई है। स्टेट मतलब राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी, उसका एक संघ होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 2 में भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों का प्रवेश, यानी कि भारत में नवीन राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश, एक्सटर्नल ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरीज इन इंडिया। जैसे कि सिक्किम, आपको पता है कि सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 35वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सिक्किम को भारत को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि असम के साथ वह सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 1 साल के लिए वह सह राज्य के रूप में रहा। उसने घूमा फिरा, भारत में देखा। अगर उसको भारत की संस्कृति, भारत के कल्चर पसंद आते हैं, भारत के साथ रहना उसे पसंद आता है, तो उसे भारत का स्टेट बना लिया जाएगा। तो इसलिए पहले सह राज्य मिला 35वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन करके 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त कर दिया गया। तो सिक्किम को भारत में ऐड कर दिया गया। तो भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों का प्रवेश किसमें बताया गया है? आर्टिकल 2 में। तो यह दूसरे देश, यानी दूसरे देश या दूसरे देश को भारत में एक राज्य के रूप में मिलाने की प्रक्रिया किसमें है? आर्टिकल 2 में, ठीक है। फिर आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का जन्म तथा नाम एवं सीमा में परिवर्तन, यानी कि नए राज्य बन सकते हैं, उनके नाम बदले जा सकते हैं, उनके सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। बर्थ ऑफ न्यू स्टेट एंड टेरिटरी इन इंडिया,
विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि यह राष्ट्रपति की सलाह से होगा, और उनके चेंज इन देयर नेम एंड बाउंड्रीज, यानी कि उनका नाम और उनके बाउंड्रीज यानी कि उनका सीमा परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों में अभी नया एग्जाम्पल जम्मू और कश्मीर का देखा है। जम्मू और कश्मीर 2019 में जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। जैसे कि आप लोगों ने 2014 में देखा उत्तराखंड से टूटकर तेलंगाना अलग हो गया। तो यह हमारे किस में दिया गया? आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 2 में बताया गया है कि दूसरे देश को हम अपने देश में एक राज्य के रूप में मिला सकते हैं, और आर्टिकल 3 में बताया गया कि हमारे ही देश के जो राज्य हैं उनकी हम नई बाउंड्री बना सकते हैं, नए राज्य का निर्माण उन्हें तोड़कर कर सकते हैं। फिर आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में देखिए, आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग होगा तब राष्ट्रपति जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति का हस्तक्षेप का अधिकार जो है वो आर्टिकल 368 में है। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति किस किस चीज़ों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जब आर्टिकल 2 और 3 का जब मतलब प्रयोग होगा तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। भाग 1 में संघ और राज्य का चर्चा किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्रों की यानी केंद्र और राज्य की बात किया गया। इसमें 1 से 4 तक के आर्टिकल्स शामिल हैं। आर्टिकल 1 में यूनियन यानी संघ जो है उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी की चर्चा की गई है। भारत के राज्यों का संघ है, भारत एक राज्यों का संघ है, यानी कि उसमें 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। आर्टिकल 2 में आप देख रहे हैं संसद की चर्चा की गई है, यानी कि विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकते हैं, जैसे कि सिक्किम को मिलाया। ठीक है, फिर आर्टिकल 3 में आप देख रहे हैं कि भारत के किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं बिना राज्य और राष्ट्रपति के सहमत से। ठीक है, इसमें किसी भी राज्य को तोड़ सकते हैं। फिर आर्टिकल 4 में कहा गया है कि जब आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग होगा तो उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, फिर अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल 5। अब जो हमारा भाग 1 है वो आर्टिकल 4 तक खत्म हो जाता है। अब हमारा आता है भाग 2 यानी कि नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इस भाग 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है और इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक शामिल किया गया है। किसकी बात की गई है? नागरिकता की बात की गई है। तो देखिए, नागरिकता जो है सिंगल भारत में आप सबको पता है, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है और यह ब्रिटेन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? जैसे कि अगर आपके पास किसी और देश की नागरिकता है तो आपको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, या फिर आप भारत के नागरिक हैं और आप किसी दूसरे देश में जाकर नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपके भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसी का अर्थ होता है सिंगल सिटीजनशिप। 26 नवंबर 1949 आर्टिकल 5 से 9 लागू हो गया, तब जब संविधान बना था। ठीक है, और बाकी के बाद में जोड़े गए। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से 11 हम पढ़ेंगे भाग 2 में। कोई भी देश अपने नागरिकों को विशेष अधिकार देता है, वही सिटीजनशिप कहलाता है। ठीक है, किसी भी देश के द्वारा अपने नागरिकों को दिया गया विशेष अधिकार क्या कहलाता है? सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। आप सबको पता है 1955 के अधिनियम पर आधारित है। ठीक है, पहला संविधान संशोधन जो है वो 1986 में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में नागरिकता की परिभाषा दी हुई है। आर्टिकल 5 में क्या है? नागरिकता की परिभाषा दी हुई है। जब संविधान बना तब उन सबको नागरिकता दी जो भारत में थे। आर्टिकल 5 में बताया गया कि जब हमारा संविधान बना तो उन सबको नागरिकता दी गई जो भारत में थे। जैसे संविधान का प्रारंभ हुआ 26 जनवरी 1950, तो जो भारत में निवास कर रहा व्यक्ति था वह सब भारत का नागरिक होगा। भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत में हो, कम से कम 5 वर्ष भारत का निवासी हो, ये सब कंडीशन रखे गए, उन सबको नागरिकता दी गई। फिर आर्टिकल 6 आता है, तो आर्टिकल 6 में बताया गया कि संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि जो संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए थे, ऐसे लोगों को नागरिकता दी गई आर्टिकल 6 में। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ चुके थे उन्हीं को नागरिकता दी गई, या फिर उसके बाद आए और 6 मंथ का उनके पास रजिस्ट्रेशन हो, उनको आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता दी गई। फिर आर्टिकल 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों को नागरिकता दी गई, यानी स्वतंत्रता के बाद भारत से जो पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले ही भारत लौट आए उन्हें नागरिकता दी गई, यानी कि वो
संविधान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था उसके पहले ही भारत लौट आए, तो आर्टिकल 7 के तहत उन्हें नागरिकता दी गई। फिर आता है आर्टिकल 1, इसमें भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रहते थे उन्हें नागरिकता दी गई, यानी कि जो विदेशी भ्रमण पे थे, नौकरी करने गए थे या भारत के नागरिक थे, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, या आर्टिकल 8 में कहा गया। यानी कि जो विदेश में रह रहे हैं, केवल घूमने गए हैं या वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं या वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप के तहत समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन जब वो वहाँ की नागरिकता धारण कर लेंगे, वहाँ के नागरिक हो जाएंगे विदेश के, तो उनकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो आर्टिकल 8 में क्या कहा गया है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेश में रह रहे हैं उनको नागरिकता रहेगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 9 आता है। आर्टिकल 9, अब यहाँ तक देखिए, आर्टिकल 8 तक आपको नागरिकता किनको किनको मिली यह बताया गया है। आर्टिकल 9 से नागरिकता कैसे समाप्त होगी इसकी बात की गई है कि किनकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 9 में कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं मिल सकती। फिर आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। नागरिकता के अधिकारियों को केवल संसद द्वारा निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं, तब तक आप भारत के नागरिक रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप देश विरोधी कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे, आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी, आर्टिकल 10 में बताया गया है। फिर आता है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है या जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। और जिम्मेदारी किसको दी गई है? गृह मंत्रालय को दी गई है, ठीक है। समझ में आया? या इसका उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 11 में। भारत में जो पहला सिटीजनशिप एक्ट आया वो 1955 में आया। इसमें 5 टाइप की नागरिकता दी गई कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाएगा, और 3 टाइप दिया गया कि नागरिकता कैसे समाप्त किया जाएगा। तो पहले हम देख लेंगे कि नागरिकता प्राप्त कैसे करेंगे। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर यानी कि जो 1986 से पहले भारत में जन्म लिए हों, उनके माता पिता भारतीय हों, उनको नागरिकता दी जाएगी। दूसरा, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर यानी बाई डिसेंट, यानी वंश परंपरा के आधार पर, जैसे कि विदेश में जन्मे हो या फिर उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो वंश के आधार पर। तीसरा, रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर कैसे दी जाएगी? तो लगातार 7 साल से भारत में रह रहे हो, इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल जो देश है उनको नागरिकता इसी विधि के द्वारा दी जाती है, पंजीकरण के द्वारा। इसका मतलब है कि 7 साल से वो लगातार भारत में रह रहे हो, 7 सालों का उनका भारत में रजिस्ट्रेशन हो, तो बाई रजिस्ट्रेशन विधि से उनको नागरिकता दी जाती है। फिर चौथा है बाई नेचुरलाइजेशन, यानी कि देसीकरण। देसीकरण के माध्यम से, देसीकरण मतलब क्या होता है कि भारत में 10 साल से रह रहे हो या भारत के प्रति सकारात्मक हो, जैसे कि किसी एक फील्ड में माहिर हो, जैसे कला में, विज्ञान में, संगीत में आदि में निपुण हो, तो उन्हें आर्टिकल बाई नेचुरलाइजेशन यानी देसीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जाएगी। फिर नागरिकता प्राप्त करने का जो 5वां विधि है वो है अर्जित भूमि के आधार पर, बाई एक्वायर्ड टेरिटरी, यानी अर्जित भूमि के आधार पर, यानी किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोग स्वतः ही नागरिक हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 2 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया, तो वहाँ सिक्किम के जितने भी लोग थे वो स्वतः ही भारत के नागरिक हो गए। इन 5 विधियों से भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विधि बताई गई है। कौन कौन सी? बाई बर्थ, बाई डेसेंट, बाई रजिस्ट्रेशन, बाई नेचुरलाइजेशन, बाई एक्वायर्ड टेरिटरी, यानी कि जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देसीकरण के आधार पर और अर्जित भूभाग के आधार पर। अब 3 ऐसे माध्यम बताए गए हैं जिसकी तरह से आपकी नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? तो पहला है स्वतः त्याग, यानी कि आप खुद ही रिजाइन दे दें, स्वतः त्याग कर दें, आप नागरिकता का त्याग कर दें। दूसरा है बर्खास्तगी, यानी दूसरे देश की नागरिकता लेने पर, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं, विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं, तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा है वंचित करना, यानी अगर आप देश विरोधी कार्य कर रहे हैं या संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, पागल या दिवालिया हो गए हैं, धोखे से भारत की नागरिकता ले ली गई हो, या बिना बताए 7 वर्षों से विदेश में रह रहे हों,
भारत को नहीं पता हो कि आप विदेश में रह रहे हैं, तो ऐसे में आपको वंचित कर दिया जाएगा भारत की नागरिकता से। तो 3 तरह से भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। स्वतः आप छोड़ दें, आप दूसरे देश में नागरिकता ले चुके हों और आप पागल या दिवालिया हो गए हों, संविधान का उल्लंघन कर रहे हों, देश विरोधी कार्य कर रहे हों, और आप 7 वर्षों से विदेश में रह रहे हों और भारत को नहीं पता हो, देश को नहीं पता हो, तो भी आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। नागरिकता प्राप्त कैसे किया जाता है और नागरिकता समाप्त कैसे होती है। तो हमने आर्टिकल 1 से लेकर और आर्टिकल 11 तक पढ़ा, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ये सब हमने पढ़ लिया है। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्य एवं संघ होगा। आर्टिकल 2 में भारत में नवीन राज्य एवं क्षेत्रों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में आपको बताया गया है कि भारत के किसी राज्य को तोड़ सकते हैं बिना उस राज्य और राष्ट्रपति की सहमति से। आर्टिकल 4 में कहा गया है जब अनुच्छेद 2 और 3 का प्रयोग होगा तब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर आता है आपका आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जब संविधान बना तब उन सबको नागरिकता दी जाएगी जो भारत में थे। आर्टिकल 6 में कहा गया संविधान बनने से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 7। इसमें स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान, स्वतंत्रता के बाद जो भारत से पाकिस्तान चले गए और संविधान बनने से पहले ही भारत लौट आए, उनको नागरिकता दी जाएगी आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में विदेशी भ्रमण, नौकरी करने, विदेश में नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, या आर्टिकल 8 में बताया गया। आर्टिकल 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 में नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जहां आप देश विरोधी कार्य किए तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, आर्टिकल 10 में कहा गया। आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, और यह जिम्मेदारी किसकी होती है? गृह मंत्रालय की होती है, या किसमें कहा गया? आर्टिकल 11 में। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियां हैं 5 विधियां हैं, और नागरिकता त्यागने की, समाप्त होने की 3 विधियां हैं। ये भारत के पहले संविधान संशोधन 1955 में ऐड किया गया। तो 5 विधियां कौन कौन सी हैं? तो वो पहली है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण, अर्जित भूमि, इन 5 विधियों पे आपको नागरिकता मिल जाएगी। और नागरिकता समाप्त कैसे होगी? तो नागरिकता आपकी 3 विधियों से समाप्त होगी। विदेश की नागरिकता लेने पर, अपने इच्छा अनुसार नागरिकता छोड़ने पर, और देश विरोधी कार्य करने पर। ठीक है, 3 विधियों से आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। उम्मीद है आपको यहाँ तक का वीडियो पसंद आया होगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे भाग 3, जो बहुत बड़ा है। इसमें फंडामेंटल राइट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, भाग 3 को इसके आगे के वीडियो में। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तथा बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। इसके आगे के वीडियो में हम भाग 3 फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ इंडियन पॉलिटी की इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, यानी कि भाग 3, जिसमें फंडामेंटल राइट, और इसमें आर्टिकल हम कवर करेंगे 12 से लेकर 35 तक। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 और भाग 2, यानी कि 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक का पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से उसे समझा है। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछेगा। आज हम कवर करेंगे भाग 3 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 12 से 35 तक इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट क्या है, यानी कि फंडामेंटल राइट, इसे हिंदी में कहा जाता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? यानी कि जो हमें जन्म से ही मिलता हो, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। वो अधिकार जो कभी ब्रिटेन के राजा ने अपने नागरिकों के लिए लिखवाए थे, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये 13वीं शताब्दी में लिखा गया था, और इसको किसने लिखवाया था? तो ब्रिटेन के राजा ने अपने नागरिकों के लिए लिखवाया गया था। इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, या यूएसए से लिया गया। इसे नारसैगिक भी कहा जाता है। नासगिर्क मतलब होता है कि जो कभी भी नष्ट न हो, यानी कि जो हमें जन्म के आधार पर मिला हो, जन्म से ही मिला हो, उसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। इसे कभी भी छीना नहीं जा सकता, इसलिए इसे नारसैगिक कहा जाता है। ठीक है, इसमें एक जो है अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, वो है इमरजेंसी। इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट है, इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट हमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, स्टेट की परिभाषा दी गई है। जिनको अपना स्वयं का कानून जो है, जिनका अपना स्वयं का कानून है, वो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी गई है। राज्य यानी संघ एवं संसद दोनों ही, संघीय सरकार एवं संसद। राज्य
और संघीय संसद का विधानमंडल, स्थानीय सरकार और वे सभी विभाग जिनकी स्थापना संविधान के तहत किया गया है उनको आर्टिकल 12 में अपना कानून बनाने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 12 के थ्रू। आर्टिकल 12 में क्या बताया कि राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब स्टेट नहीं, वे सभी जो जैसे संघीय सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं राज्य का विधानमंडल, स्थानीय सरकार, वे सभी विभाग जिनकी स्थापना संविधान के तहत किया गया उनको हम राज्य के अंतर्गत, स्टेट के अंतर्गत रखते हैं और उन्हें अपना कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 12 में दिया गया है। फिर है आर्टिकल 13, इसमें अल्पीकरण। अल्पीकरण का मतलब क्या है कि हमारा मूल अधिकार दूसरों के मूल अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को समाप्त होना बाई कोर्ट, यानी कि कोर्ट के माध्यम से जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनाए गए कानून है उन्हें समाप्त किया जाएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप देखिए भारत के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन से? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन यानी शोषण के विरुद्ध, राइट फ्रीडम टू रिलीजन्स धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध, राइट टू एजुकेशन राइट यानी शैक्षणिक स्वतंत्रता और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक बताया गया है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है, ठीक है। फिर आपका आता है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या है कि सबके लिए एक समान कानून होगा। और यह जो हमारा विधि के समक्ष समानता है यह ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। सबके लिए एक समान कानून होगा, आर्टिकल 14 में कहा गया है। फिर आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कहा गया धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिबंध, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। यह किसमें कहा गया है? आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन के समान अवसर, यानी कि सरकारी पद, सरकारी नौकरियों में समानता दी जाएगी। फिर आर्टिकल 17 आता है, इसमें अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत है कि जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 17 में कहा गया है। आर्टिकल 17 में फिर आता है आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 जो है इसमें देखिए जो हमारा फंडामेंटल राइट है इसकी जो रक्षा है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का कोई भी हनन कर रहा है, कोई भी आपसे छीन रहा है, ये आपका मौलिक अधिकार है, इसे आपसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर इसका कोई हनन कर रहा है तो उसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। और इस पर प्रतिबंध लगाने का कार्य संसद के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आपसे पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किसके द्वारा होगा? तो संसद के द्वारा होगा। और इसकी रक्षा कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। वहीं पे फंडामेंटल राइट का निलंबित किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा फंडामेंटल राइट को निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। अब हमने आपको बता दिया 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक था, ठीक है। अब आपका आता है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इसमें हम लेकर पढ़ेंगे 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब हम देखेंगे 19वां क्या है। तो 19वां है आपका संविधान का रीढ़। इसे संविधान का रीढ़ कहा जाता है। आर्टिकल 19 को संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 19 में कहा गया है आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति देखिए पहले आप आर्टिकल 19(1) में देखेंगे सभी नागरिकों को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, ठीक है। 19 के तहत जो भारत के नागरिक हैं उनको कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जैसे आर्टिकल 19(a) में कहा गया 1 में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता होगी, झंडा लहराने की स्वतंत्रता होगी, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, आरटीआई और प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। ये 1 में कहा गया है। दूसरे में कहा गया है बिना हथियार सभा की स्वतंत्रता यानी शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन और बैठक कर सकते हैं, यानी बिना किसी हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं।
और तीसरे में कहा गया यानी सी में कहा गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि संगम, संघ एवं सरकारी समितियों में आप गठन बना सकते हैं। ठीक है। डी में कहा गया है भारत राज्य के क्षेत्रों में विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी बिना रोक टोक आप भारत के किसी भी राज्य में घूम टहल सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है 19(4) के तहत। 19(5) में कहा गया कि आपको 19(5) में कहा गया कि भारत राज्य के क्षेत्र में निवास एवं बसने की स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं। फिर 6 में कहा गया है संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार जो है ये 19 के छठे में था, अब इसे खत्म कर दिया गया है, अब इसे उठाकर 300 के का में कर दिया गया है जो संपत्ति का अधिकार है। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है। मूल अधिकार होता तो इसकी रक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करता, लेकिन अब इसे मूल अधिकार से हटाकर कहाँ कर दिया गया है, कानूनी अधिकार में कर दिया गया है। ये किसमें था, आर्टिकल 19 के 6 में था। ठीक है। फिर आपका आता है 19 का 7 यानी कि जी, व्यापार एवं कारोबार करने की स्वतंत्रता, यानी आप भारत में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है। ये कुछ स्वतंत्रताएं आपको आर्टिकल 19 के तहत दी गई हैं। ठीक है। फिर देखिए पहले मूल अधिकार कितने थे, 7 थे, अब कितने रह गए, 6 रह गए। इसमें से कौन सा घटा, तो संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, तो अब कितने रह गए, 6 रह गए मूल अधिकार। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, अब इसे 300 के का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी लीगल राइट में शामिल कर दिया गया 300 के का के तहत। ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। आर्टिकल 20 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, 3 प्रकार की स्वतंत्रता। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, उसी समय के कानून के हिसाब से दंड की तत्कालीन कानून। देखिए 3 स्वतंत्रता हम आपको अच्छे से समझाते हैं। 3 स्वतंत्रता कौन कौन सी दी गई है। पहला आपको दिया गया एक गलती के लिए एक सजा होगी। ठीक है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, आप एक गलती कर रहे हैं तो आपको एक ही सजा दी जाएगी, उसकी 2 सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा आपको बताया गया है सजा गलती के समय बने कानून के आधार पर होगी। जैसे अगर आपने गलती आज की है और आज उस गलती की सजा है 2 साल कारावास या 3 साल कारावास या 10 साल कारावास या कुछ टैक्स की, मतलब कुछ जो है आप पे क्या कहते हैं, जैसे कुछ पैसे लेकर उसे कर दिया जाए, तो उस आज के कानून के हिसाब से। लेकिन अगर वो केस आपका चल रहा है और 2 साल बाद वह कानून बदल गया, जैसे कि आप बलात्कार का केस मान लीजिए, 2 साल बाद कानून बदल गया कि बलात्कार करने वाले दोषियों को फांसी की सज़ा होगी, तो अगर आपने 2022 में बलात्कार किया है और 2024 में कानून बदल गया है, तो आपको 2024 के कानून के अनुसार सज़ा नहीं मिलेगी, आपको 2022 के कानून के अनुसार सज़ा मिलेगी। ठीक है। तो सज़ा गलती के समय बने कानून के अधिकार पर कहा गया है, ये आर्टिकल 20 के 2 में बताया गया है। फिर तीसरा है सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण, यानी कि अगर आपको सज़ा हो जाती है, ठीक है, तो ही आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा, खुद की गवाही मान्य नहीं होगी। या किस में कहा गया है, आर्टिकल 20 के 3 में कहा गया है। आर्टिकल 20 में जब तक न्यायालय दोषी करार ना करे तब तक अपराधी नहीं माना जाता है, यह भी बताया किसमें गया है, आर्टिकल 20 में, कि जब तक न्यायालय मतलब दोषी ना बता दे तब तक आप किसी को अपराधी नहीं बता सकते। जब आप देखते होंगे कोर्ट में जब कोई भी जाता है तो उसे अगर कोई अपराधी कहकर संबोधित करता है तो उसके लॉयर जो होते हैं वो तुरंत ऑब्जेक्शन करते हैं कि यहाँ पर